हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका जॉब कॉस्टिंग का सेकंड क्लास है और लास्ट क्लास है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये चैप्टर तो छोटा सा है, बट इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, फिर आपके जो भी इसके और क्वेश्चन बन सकते हैं वो तो जब आपका अप्रैल में रिवीजन होगा उस टाइम करेंगे, बट वो तब करेंगे जब आप अपना कंप्लीट सिलेबस कर चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉब कॉस्टिंग का आपका सेकेंड लेक्चर। हमने लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कर लिया था, जहाँ तक मुझे याद है। यस, थर्ड तक कर लिया था। ठीक है, मुझे यहाँ पर भी निकालने दो, कहाँ है जॉब कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4 आप रीड करना स्टार्ट कीजिए। हाँ, यहाँ तक किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिवाइडेड इनटू 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं। ऑल प्रोडक्शन इज अगेंस्ट स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर ओनली। देखो, ये जो अभी इंफॉर्मेशन लिखी है वो आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होगी, बट एग्जामिनेशन में थोड़ी आपको पता होता कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जॉब कॉस्टिंग का होगा, बैच कॉस्टिंग का होगा, प्रोसेस का होगा। तो क्वेश्चन में जो लिखा होगा ना उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अगेंस्ट स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर ओनली। ऑल ऑर्डर्स आर डिसिमिलर, सारे ऑर्डर अलग अलग होते हैं, जो कि एक जॉब कॉस्टिंग का हमारा फीचर है। एंड दे गो थ्रू ऑल द 3 डिपार्टमेंट्स, तीनों डिपार्टमेंट्स में से होके निकलता है वो जॉब। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर ए गिवन पीरियड वर एज फॉलो। आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है, किसी एक पीरियड की आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है। उसने बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कोई प्रीवियस डेटा दिया होगा। उसने बताया कि डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, उसका डायरेक्ट मटेरियल आपको नहीं दिया। जो डायरेक्ट मटेरियल है ना वो टोटल में दिया हुआ है कि पूरा जो भी इस कंपनी में काम होता है ना, जो मटेरियल लगता है वो लगता है 1,80,000। फिर वो बता रहा है कि जो डिपार्टमेंट ए है उसमें जो है उसका लेबर कॉस्ट जो है वो 40,000 है, बी का लेबर कॉस्ट है 20,000 और सी का लेबर कॉस्ट है 30,000। मीन्स ये टोटल में बता रहा होगा कि प्रीवियसली जितना काम किया है, जॉब्स पर जितना काम किया है, टोटल में इतना इतना खर्चा आया ए डिपार्टमेंट का, बी डिपार्टमेंट का और सी डिपार्टमेंट का। और सभी डिपार्टमेंट्स का जो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था वो 20,000 था, 40,000 था, 30,000 था, मतलब टोटल इतना था, राइट। फिर उसने क्या कहा कि द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर ऑर्डर वर एज डिटर्मिन्ड एज फॉलो। मीन्स जो ऑर्डर आपके पास आया ना, आपने जो प्रीवियस डेटा था उसको देखते हुए आपने उस जॉब के लिए ना एक कोटेशन बनाई है। कैसे बनाई हुई है? डायरेक्ट मटेरियल उस पर लगा 1,000 का, ये पता चल जाता है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। फिर डायरेक्ट लेबर वो भी पता चल जाएगा, डायरेक्ट जितना भी आप डिपार्टमेंट ए के वर्कर्स को वेजेस देते हो आपने वो सारी लिख दी। प्रॉब्लम क्या आती है कि जो भी डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं उसको इस पर्टिकुलर जॉब पर कैसे असाइन करना है। अभी जो आपको जॉब कॉस्ट शीट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग उसने इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो इतनी लगा रखी है 600, ठीक है, और टोटल बना दिया कि 2200 हम चार्ज करेंगे। तो ये आपका एक जॉब कॉस्ट शीट बना रखा है, आपको देखते ही लग जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? 3 डिपार्टमेंट्स हैं और तीनों डिपार्टमेंट्स का देखो जो खर्चा हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है, ठीक है, और तीनों डिपार्टमेंट में भी लेबर कॉस्ट भी अलग अलग है। अब ये थोड़ा सा मुझे बताना, ये कॉस्ट उसने कैसे निकाला होगा? देख के कुछ पता चलता है कि इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसने 600 लगाई है। उसने पता क्या किया होगा? उसने देखा होगा प्रीवियस डेटा कि अगर डायरेक्ट लेबर 90,000 होती है ना, तो जो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसने क्या लगा दिया? ब्लैंकेट रेट। उसने सभी डिपार्टमेंट्स का क्या किया? टोटल किया कि कितना लेबर कॉस्ट होता है, सभी डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स का टोटल किया, कितना होता है? 90,000। तो उसने ना एक रेट निकाल लिया। रेट कैसे निकलता है? जितने आपके टोटल ओवरहेड्स हैं
डिवाइडेड बाय टोटल जो भी आपका लेबर कॉस्ट है इंटू 100। उसने देखा कि अगर ओवरहेड्स 90,000 होते हैं, लेबर कॉस्ट 90,000 इंटू 100 मीन्स 100% होता है। तो यहीं से ही उसने क्या किया, 100% ऑफ वेजेस का उसने यहाँ पर ओवरहेड इस जॉब को चार्ज कर दिया, जो कि टोटली गलत है। हमें पता है कि ए बी सी 3 डिपार्टमेंट है, तीनों के ओवरहेड अलग अलग हो रहे हैं, तीनों में लेबर जो है वो अलग अलग काम कर रही है। यहाँ पर हमने मल्टी रेट जब निकाला था, जब हमने मशीन आर रेट का कॉन्सेप्ट किया था, वहाँ पर ये चीज़ समझी थी कि ब्लैंकेट रेट कभी भी आपको एक्यूरेट प्राइस नहीं देता। जब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो आपका रिकवरी रेट अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ तक ये पोजीशन हमें क्लियर है कि क्या किया होगा उसने। फिर क्या बोला, द जनरल मैनेजर हैड ए हेजी आइडिया, मतलब उसको एक तरह का मतलब उसको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, दैट द जॉब एग्जीक्यूटेड ऑन ऑर्डर ऑफ दिस नेचर आर अंडर प्राइस्ड। कहता है कि जो आपने जो जॉब एग्जीक्यूट की है, ठीक है, इस जॉब को जो भी आपने प्राइस दिया है ये अंडर प्राइस है, उसको ऐसा जो है फील हो रहा है। सो द सर्विस ऑफ द फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ विच यू आर ए मेंबर, मीन्स उसने कॉस्ट अकाउंटेंट की कोई फर्म है जिसमें आप मेंबर हो, हैव बीन एक्वायर्ड फॉर ए थॉरो इन्वेस्टिगेशन, मीन्स आपकी फर्म की जो है वो सर्विस लेना चाहता है कि आप ना इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करो कि जो हम जॉब के लिए प्राइस रखते हैं क्या वो करेक्ट है या नहीं। कैन यू डिडक्ट, आप कॉस्ट अकाउंटेंट है, कहता है क्या आप डिडक्ट कर सकते हैं, डिडक्ट नहीं, डिडक्ट कर सकते हैं आफ्टर ए केयरफुल एनालिसिस ऑफ द लिमिटेड अवेलेबल इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड दे रखी है कि इसके थ्रू आप कुछ डिटेक्ट कर सकते हैं। द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ द कंपनीज मेथड, कि फंडामेंटल गलती कहाँ है कंपनी के मेथड में। अज्यूमिंग, आपको ये अज्यूम करना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज एन एक्सेप्टेबल बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कहता है इसमें आप ये अज्यूम करके चलिएगा कि जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है उसके थ्रू जो है हम जो जितने भी इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं उसको रिकवर करते हैं। मीन्स हमारा बेसिस जो होगा ओवरहेड्स रिकवरी का वो आपका जो है वो क्या होना चाहिए, वो आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होना चाहिए। तो यहाँ हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें बेसिस क्या लेना है, उसने हमें ऑलरेडी बता दिया कि आप ये अज्यूम कर लेना। प्रिपेयर ए रिवाइज्ड कॉस्ट शीट फॉर ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन अ मैनर यू कंसीडर एप्रोप्रिएट। आप जो है इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो एलोकेट करना, ठीक है, इस जॉब पर उस मैनर में जो आपको लगता है कि ये मैनर ठीक होगा। अब इस क्वेश्चन को करते टाइम, क्योंकि आपको वो अपॉइंट किया है एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, आपको पहले तो ये बताना है कि इसमें फॉल्स क्या है, कि इसमें क्या फंडामेंटल जो है वो गलती कौन सी है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते टाइम आप पहले ही लिख दोगे कि इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड ऑन दिस जॉब बाय यूजिंग ए ब्लैंकेट रेट, which is totally wrong because there are a different direct labor cost of different departments. So blanket rate is not appropriate method to you can say कि अगर आपको overheads जो है, if you want to recover the overheads, manufacturing overheads from a different job, the appropriate method would be the basis of a direct cost of overheads। ठीक है, ये सारा कुछ आप लिख के उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है रिकवरी रेट, देन आपने रिवाइज्ड जॉब कॉस्ट शीट जो है वो प्रिपेयर करनी है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 का सल्यूशन। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो पहले आप बता देना कि आपको गड़बड़ क्या लग रही है और गड़बड़ आपने कैसे फाइंड आउट की है, वो सारा आप यहाँ पर लिखेंगे। आप लिखोगे द मेन फॉल्ट जहाँ द प्रीडोमिनेंट फॉल्ट in the adoption of a blanket rate, क्योंकि उसने blanket rate जो है वो अडॉप्ट किया है of the indirect manufacturing cost। और कैसे निकलता है blanket rate?
कॉस्ट ऑफ ऑल 3 डिपार्टमेंट्स। और उसने कैसे कैलकुलेट किया होगा, दैट इज 100%। ब्रैकेट में लिख देना कि जितने आपके इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा, उसको डिवाइड किया होगा उसने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से और इनटू 100 किया होगा। तो जो कि ऐसे आ गया होगा 90,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू 100। ये ब्रैकेट को यहाँ ना क्लोज करके ये दोबारा लिख रही हूँ मैं, 2 मिनट। दैट इज 100%। कैसे कैलकुलेट किया होगा, आपके इनडायरेक्ट ओवरहेड्स को डिवाइड किया होगा लेबर कॉस्ट के साथ इंटू 100। तो ये ऐसे आ गया होगा, 100% उसने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, ऑफ टोटल लेबर आवर्स, लेबर कॉस्ट, सॉरी। दिस हैज बीन, कहता है ये उसने ऐसा किया डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट देयर आर different labor cost of all the departments, of all 3 departments. The best basis to allocate manufacturing overhead is percentage of direct labor cost, percentage of manufacturing overhead of on direct labor cost of each department, which is calculated as follow। इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर रिवाइज्ड जॉब कॉस्ट शीट आपको बनानी पड़ेगी। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए, डिपार्टमेंट ए, बी और सी के लिए। बताइए इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सभी डिपार्टमेंट के कितने हैं? ए के हैं 20,000, बी के हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, देखो ये सारे आपने ओवरहेड्स लिखने हैं, ये लेबर कॉस्ट लिखनी है, तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगी। तो परसेंटेज फटाफट से आप निकाल दो, 20,000, 40,000 एंड 30,000। ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट का आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिख देंगे। इसका है 40,000, इसका है 20,000 और इसका है 30,000। परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसे आएगा? कैलकुलेट करो। 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, 20,000 डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी ये है 40,000, इसको ऊपर रखना है। 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100 और 30,000
डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100। आपको सभी डिपार्टमेंट का जो है वो परसेंटेज पता चल जाएगा। तो क्या क्या परसेंटेज है? दिस इज 50%, दिस इज 200% एंड दिस वन इज 100%। सो फिर हम क्या करेंगे, अब ये वाला जो है अब्जॉर्प्शन रेट जो है अप्लाई करेंगे। तो ऑन द अजम्पशन, जो कि उसने क्वेश्चन में भी बोला है कि आपने ये अजम्पशन लेनी है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर ही ओवरहेड चार्ज होते हैं। ऑन द अजम्पशन दैट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट is considered to be a reasonable absorption of overheads. So on this basis, the amended या revised job cost sheet as follow। अब आपको जॉब की कॉस्ट शीट जो है वो दोबारा से बनानी पड़ेगी। रिवाइज्ड कॉस्ट शीट ऑफ जॉब। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये तो ऐसे ही लिखोगे, डायरेक्ट लेबर भी ऐसे ही लिखोगे, सिर्फ चेंज क्या होगा, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और जो आपने बेसिस निकाला उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर दोगे। तो डायरेक्ट मटेरियल तो ऐसे ही लिख देना है 1000 अमाउंट रुपीस में लिखेंगे हम। फिर आप डायरेक्ट लेबर लिखेंगे सभी डिपार्टमेंट्स का, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। इसका है 120, इसका है 280 और इसका है 200, दैट इज 600। इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलता है, प्राइम कॉस्ट, दैट इज 1600। इसमें हम ऐड करेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स सभी डिपार्टमेंट्स के। डिपार्टमेंट ए के कितने होंगे, उसने बोला देखो यहाँ से हमने निकाल लिया बेसिस 50% ऑफ लेबर कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर 200% ऑफ आपका लेबर कॉस्ट और 100% ऑफ लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट कौन सा, जो इस जॉब का होगा, मतलब 50% ऑफ दिस, 200% ऑफ दिस और 100% ऑफ दिस। तो आपके सारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ जाएंगे। तो 50% ऑफ 120 60 हो गया। फिर डिपार्टमेंट बी 200% ऑफ 280 560 हो जाएगा। फिर डिपार्टमेंट सी 100% ऑफ 200, तो 200 यहाँ पर आ जाएगा। इन सभी को अगर हम ऐड कर देंगे दैट इज आवर टोटल कॉस्ट, क्योंकि और सेलिंग वगैरह हमें कुछ नहीं बताया हुआ। अगर कुछ प्रीवियसली सेलिंग एक्सपेंसेस बताता तो उसका हम जो है परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट ले लेते, फिर वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देते। कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो बस जो आएगा दैट इज आवर टोटल कॉस्ट। बस यही आपको पूछा गया था, तो आपने जॉब कॉस्ट शीट बना दिया यहाँ। राइट, जब भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे हमेशा ध्यान देना, बस एक बात का ध्यान देना, जॉब कॉस्ट शीट जब आप बनाओगे, अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो जितने भी आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, स्पेशली फैक्ट्री ओवरहेड्स का ही यहाँ पर होता है, बाकी सेलिंग एक्सपेंसेस तो वर्क कॉस्ट का पार्ट होता है, या एडमिन एक्सपेंसेस उसने ऑलरेडी गिवन दिया होता है कि हम इतना परसेंटेज लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स को ही आपने ध्यान में क्यों रखना है, आप देखो सोचो कि जो प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होता है तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से होकर निकलता है।
इसलिए फैक्ट्री में लगने वाले खर्चे जो है वो हर प्रोडक्ट में अलग अलग टाइप से आएंगे। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं तो इट मीन्स के फैक्ट्री ओवरहेड्स का ज़्यादा खर्चा उसको चार्ज करना चाहिए, ठीक है, उस पर बर्डन पड़ना चाहिए। तो इसलिए कोई जॉब ऐसा हो सकता है जहाँ पर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो जितने भी अदर खर्चे हो रहे हैं फैक्ट्री के, तो उस जॉब को उसका बर्डन ज़्यादा बेयर करना चाहिए। इसलिए जो ये वाला काम है ना, ये अब्जॉर्प्शन रेट, ये फैक्ट्री लेवल पे ही करेंगे। बाकी एडमिन और सेलिंग तो आप परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स या परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी आपको गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है वो कैलकुलेट करते हो। तो सिर्फ जॉब कॉस्टिंग में इस पार्ट को आपने ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपको डिपार्टमेंट्स के आवर्स दिए हुए हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट्स के आवर्स दिए हुए हैं, तो आवर्स के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स निकाल लो। लेकिन आवर्स के अकॉर्डिंग आप तभी निकालोगे, अब आप याद करो जो हमने ओवरहेड्स में किया था, आवर्स के अकॉर्डिंग हम तभी निकालेंगे अगर आपका वेज रेट पर आवर जो है वो क्या हो, बताओ वो क्या हो। अगर देखो आवर्स को हम बेसिस तभी लेंगे अगर हमारा वेज रेट जो है वो पर आवर ईच डिपार्टमेंट का सेम होगा। ध्यान देना, अगर हर डिपार्टमेंट का वेज रेट पर आवर सेम है तो आवर्स को आप बेसिस लेना। अगर वेज रेट डिफरेंट है तो आपको भी याद होगा, तो मैंने आपको बताया था, तो उस टाइम आप लेबर कॉस्ट को ही लेना। मैम फिर यहाँ लेबर कॉस्ट क्यों लिया है? क्या आवर्स आपको गिवन थे? नहीं थे। जब हमें गिवन ही नहीं थे और हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने ये बोला था कि आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को बेसिस मानोगे, तो फिर यहाँ पर आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही बेस मानना था। तो इतना ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A shop floor supervisor of a small factory presented the following cost। आज मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही, तो माइट भी मतलब कि बहुत लेट मेरा जो है आवाज़ पहुंच रही होगी आपको, तो इसलिए मैं फटाफट, अगर कुछ आपको क्वेरी आती है तो लिख देना आप। presented the following cost for the job number 555 to determine selling price। कोई जॉब है, उसका मटेरियल इतना लग रहा है, डायरेक्ट वेजेस जो है 18 आवर्स एट द रेट 2.50 45। अच्छा मान लेते हैं क्योंकि इसने सभी आवर्स को, कितने आवर्स बन रहे हैं, 8 + 6 15 और 15 नहीं 14 14 + 4 18 आवर्स का 2.50, तो आपका एवरी आवर 2.50 होगा, ठीक है। इससे देख के तो यही लगता है उसने आपको डायरेक्ट वेजेस बता दिया कि इतनी डायरेक्ट वेजेस इस जॉब से चार्ज कर रहे हैं। चार्जेबल एक्सपेंसेस, स्पेशल स्टोर आइटम्स, ठीक है, चार्जेबल एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको हम कहते हैं। थोड़ा ध्यान देना, हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और क्या कहते हैं, चार्जेबल एक्सपेंसेस। एमसीक्यू में पूछ ले तो भूलना नहीं। 5 है, 5 रुपीज़, तो प्राइम कॉस्ट आ गई 120। फिर वो क्या कर रहा है, उसने ना ऐड किया 33 1/3% फॉर ऑल एक्सपेंसेस। इसका जो है 1/3 करके उसने 40 जो है अदर ओवरहेड्स। अब इसमें जो होगा ना, अभी प्रीवियसली लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन किया था, उसमें भी ऐसा ही था, मतलब कि उसने सीधा सीधा जो हमारी प्राइम कॉस्ट है ना उसका 1/3 जो है अदर ओवरहेड्स चार्ज करके यहाँ पर उस जॉब का प्राइस निकाल दिया। अब ये गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, क्योंकि 3 डिपार्टमेंट्स हैं और तीनों डिपार्टमेंट सेलिंग ओवरहेड सारे ओवरहेड्स के लिए उसने एक ही बेसिस मान लिया 1/3। कहाँ से निकाला हमें नहीं पता, ठीक। एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर 2022 शोज द फॉलोइंग। उसने कुछ प्रीवियस ईयर के आपको अकाउंट्स दिए हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपको ये पता चला कि जो पूरे साल में मटेरियल यूज़ हुआ वो 150, जो डायरेक्ट वेजेस दी गई है सारे डिपार्टमेंट्स को, डिपार्टमेंट एक्स को इतनी, वाई को इतनी और जेड को इतनी, टोटल वेजेस इतनी दी गई हैं। अच्छा, स्पेशल स्टोर आइटम जो है 4000 है, एंड ओवरहेड्स, हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स इतने इतने हैं। ये हो गया आपका वर्क कॉस्ट, ये हो गया आपका वर्क कॉस्ट। उसके बाद उसने बताया कि आपके सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं 20,000। अब थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं। देखो इसको ना P&L की फॉर्म में दिया हुआ है, सिंपल उसने कॉस्ट शीट नहीं दिया, ठीक है। हो सकता है कि वो बोले कि आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट नहीं बनाना, आपको अकाउंट्स ऑफ कॉस्ट शीट बनाना, तो तब हम जो है कॉस्ट शीट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखो, अगर बोल भी दे क्वेश्चन में, तब हम कॉस्ट शीट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, सेल्स इधर लिखते हैं जैसे P&L बनाते हैं।
जितना भी आपका मटेरियल होगा, जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे के सारे लिख देना, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर आपने लिख देने हैं। और जितने फैक्ट्री में होने वाले खर्चे वो भी सारे यहाँ पर लिख देने हैं। तो सेल से माइनस करके जो आएगा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट, और जो और खर्चे हो रहे हैं, एडमिन के खर्चे हो रहे हैं, मीन्स फैक्ट्री तक होने वाले सारे खर्चे यहाँ पर लिख के आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना। फिर ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिख के जितने भी अदर एक्सपेंसेस है, चाहे वो एडमिन होंगे या सेलिंग होंगे, वो यहाँ पर लिख के नेट प्रॉफिट निकाल देना। अगर ध्यान से दो, अगर क्वेश्चन ने आपको है तो ये कॉस्ट शीट, बट उसने ये नहीं बोला कि स्टेटमेंट बनाओ, उसने बोला अकाउंट बनाओ कॉस्ट शीट का। अगर ऐसा वर्ड आप ढूंढना वहां पर, अगर अकाउंट होगा ना तो उसको ऐसे आप प्रेजेंट करना, बस लिखना तो वही है, बस सेल हम नीचे लिखते थे, यहाँ पर लिख देना, राइट। उसने दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है। इट इज नोटेड दैट एवरेज आर्ली रेट फॉर 3 डिपार्टमेंट XYZ सिमिलर। ओके, उसने बता भी दिया, बट ऊपर इंफॉर्मेशन देख के हमें पता भी चल रहा था कि रेट हमारा जो है वो सिमिलर होगा। आपको क्या रिक्वायर्ड है, कैलकुलेट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट। आपको डिपार्टमेंट का जो है ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना। डिपार्टमेंटल रिकवरी रेट मीन्स हर डिपार्टमेंट का आप रिकवरी रेट निकालिए। और कैलकुलेट द इंटायर रिवाइज्ड कॉस्ट शीट यूजिंग 2022 एक्चुअल फिगर्स बेसिस। 2022 की एक्चुअल फिगर्स को बेसिस लेके आप एक रिवाइज्ड कॉस्ट शीट बनाना। सी क्या करेगा, एड 20% ऑफ टोटल कॉस्ट टू डिटरमिन सेलिंग प्राइस। अच्छा, पहले कॉस्ट शीट बना लेना। सी रिक्वायरमेंट क्या है, जो भी आपका टोटल कॉस्ट आएगा, जो रिवाइज कॉस्ट शीट होगी, उसमें 20% किसका, टोटल कॉस्ट का जो है प्रॉफिट ऐड कर देना और सेलिंग प्राइस बता देना। ये तो सिमिलर है जो हमने शायद 3rd और 4th क्वेश्चन किया था, उसी के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा। अच्छा, अभी बताओ, रिकवरी रेट निकालने के लिए यहाँ पर जो है रिकवरी रेट निकालने के लिए हम आर्ली बेस पे निकालेंगे ना। क्यों निकालेंगे, क्योंकि सबका रेट जो है वो सेम है। अगर सबका रेट सेम है तो जो फैक्ट्री ओवरहेड रेट होता है वो हम आर्ली बेस निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो फेयर में बाद में करूँगी। आपने यहाँ पर देखा कि आपकी डायरेक्ट वेजेस कितनी हैं, XYZ की, इसकी डायरेक्ट वेजेस है 10,000, इसकी है 12,000, इसकी 8,000, राइट। और हर एक को कितना दिया जाता है, पर लेबर आर 250 रुपीज़। अगर 250 रुपीज़, अगर मैं इसकी बात करूं, 250 रुपीज़ पर आवर दिया जाता है आपको, ठीक है, रुको, 250 रुपीज़ 1 आवर का दिया जाता है, जो 10,000 रुपीज़ कितने आवर्स का दिया गया होगा, 1/2.50 इंटू 10,000, ऐसे करेंगे, ये लास्ट टाइम भी किया था। तो इट मीन्स कि 10,000 को 250 से डिवाइड कर दो, और 12,000 को 250 से डिवाइड कर दो, 8,000 को 250 से डिवाइड कर दो, तो हमें फैक्ट्री के टोटल आवर्स पता चल जाएंगे कि आपके एक्स डिपार्टमेंट के कितने आवर्स लगे, वाई डिपार्टमेंट्स के कितने आवर्स लगे, और जेड डिपार्टमेंट्स के कितने आवर्स लगे। जब हमें आवर्स पता चल गए, ठीक है, तो एवरी डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स पता है, इनको आप जो है नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर देना, तो आपको रिकवरी रेट पर आवर पता चल जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है तो फटाफट कर लोगे। तो चलिए, सबसे पहले जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट, वो निकालेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ए रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट। चलो निकाल के फटाफट आंसर कर दो, अगर निकाल लिया तो। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है ये। पर्टिकुलर्स, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई और
डिपार्टमेंट जी। फर्स्ट डायरेक्ट वेजेस हर डिपार्टमेंट की कितनी कितनी है? 10,000। इसकी कितनी है? 12,000। इसकी है 8,000। सेकंड रेट ऑफ वेजेस पर आवर, वो भी हमें गिवन है। कितना है? हर एक का सिमिलर है, इसलिए हमने ओवरहेड रिकवरी रेट पर आवर निकाल रहे हैं। अगर नहीं सिमिलर होता तो ओवरहेड रिकवरी रेट हम परसेंटेज ऑफ वेजेस निकालते। तो टोटल लेबर आवर जो हैं वो एवरी डिपार्टमेंट्स के कितने कितने हो जाएंगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 250, इसके हैं 4,000 आवर। 12,000 डिवाइडेड बाय 250, ये हो जाएंगे आपके 4,800 आवर। और 8,000 डिवाइडेड बाय 250, कोई कैलकुलेशन नहीं बच्चा कर रहा है, 3,200। ये क्या है? हमारे आवर्स। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले लिखेंगे कि हमारे एक्चुअल ओवरहेड जो हैं वो कितने होते हैं। वो आपको दिए हुए हैं 5,000, 9,000, 2,000। रुपीज़ 5,000, रुपीज़ 9,000 और रुपीज़ 2,000। मैं इधर हो जाऊँ थोड़ा सा। तो ओवरहेड रिकवरी रेट निकालो। ओवरहेड रिकवरी रेट पर आवर 5,000 डिवाइडेड बाय 4,000, यहाँ पर निकल जाएगा। 9,000 डिवाइडेड बाय 4,800 निकल जाएगा। और 2,000 डिवाइडेड बाय 3,200 निकला। कुछ निकला? हाँ, आर्ट्स तो आपने बता दिया। रिकवरी रेट आज मैं वेट भी नहीं कर रही हूँ आपके उसकी, क्योंकि मुझे पता है रिकवरी रेट कितना निकलेगा, मैं खुद ही कर लेती हूँ। 5,000 डिवाइडेड बाय 4,000, रुपीज़ 1.25। 9,000 डिवाइडेड बाय 4,800, रुपीज़ 1.875। 2,000 डिवाइडेड बाय 3,200, रुपीज़ 0.625। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया ए पॉइंट का। ए पॉइंट का आंसर हो गया, जिसमें उसने बोला था कि आप हमें डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट जो है वो कैलकुलेट करके दीजिए। अब बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में जिसने उसने बोला है कि रिवाइज्ड कॉस्ट शीट बनानी है। तो बी रिवाइज्ड कॉस्ट शीट ऑफ जॉब। यहाँ पर हम वर्किंग कर लेंगे, यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। पर्टिकुलर्स, वर्किंग्स एंड अमाउंट। सबसे पहले उस जॉब का मटेरियल जितना दिया हुआ है वो सारा लिख दीजिए। वो दिया हुआ है 70। अगर आप देखो तो जो हमें जॉब दिया हुआ है उसमें जितना भी ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस या ये हैं, इनको सेपरेट सेपरेट लिखना है। 2.50 करके ऐसे लिखना है। और ये चार्ज करके प्राइम कॉस्ट निकालो। यहाँ तक तो एज इट इज़ लिख दो, यहाँ तक एज इट इज़ आपने लिख देना है। डायरेक्ट वेजेस, डिपार्टमेंट X, डिपार्टमेंट Y, डिपार्टमेंट Z। 8 hours
मल्टीप्लाई बाई 2.5 20 हो गया. 6 hours मल्टीप्लाई बाई 2.5 15 हो गया. एंड 4 hours मल्टीप्लाई बाई 2.5 दैट इज 10. 20 30 45. तो ये 45 आ गया. नाइस, गुड. राजनंदिनी सिर्फ आंसर कर रही है. चार्जेबल एक्सपेंसेस. चार्जेबल एक्सपेंसेस डायरेक्टली हमें दिए हुए हैं कि 5 है. आपने ये सभी को ऐड करके, सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 120. अब हम इस पर चार्ज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. और डिपार्टमेंट वाइज जो भी हमने रिकवरी रेट निकाला है ऐड करेंगे यहाँ पर हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. डिपार्टमेंट एक्स के, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जी. इसके कितने आवर्स लगते हैं? 8 hours, 6 hours, 4 hours. 8 hours, 6 hours, 4 hours. जो भी आपने रिकवरी रेट अभी निकाला है 1.25 और यहाँ पर 1.875, 0.625, ठीक है, उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है. तो 1.25 इंटू 8 ये हो गया 10. 6 इंटू 1.875 इज इक्वल्स टू 11.25 हो जाएगा. और 4 इंटू 0.625 2.5 हो जाएगा. तो ये आ गया हमारा 23.75. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास मीन्स प्राइम कॉस्ट को और इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा वर्क कॉस्ट. तो वर्क कॉस्ट 143.75 आ जाएगा. बस यहाँ तक कर लिया. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि आप अगर प्रीवियस डेटा देखोगे तो यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस भी है, तो हमें अपनी जॉब पर सेलिंग एक्सपेंसेस का बर्डन भी डालना पड़ेगा. कुछ नहीं गिवन है तो सेलिंग एक्सपेंसेस को वर्क कॉस्ट का परसेंटेज ले लो कि कितना परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग इस जॉब पर आपने बर्डन डाल देना है. तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस या ओवरहेड. कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेलिंग ओवरहेड्स को डिवाइड करो आप वर्क कॉस्ट के साथ इंटू 100 कर लो. तो कितने हैं हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस? 20,000. ठीक है, 20,000. वर्क कॉस्ट कितनी आती है? 2 लाख. 20,000 2 लाख इंटू 100 तो कितना हो गया आपका 10%. इट मीन्स हर जॉब में आप 10% जो है आपका वर्क कॉस्ट का लेकर सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देना. तो यहाँ पर करेंगे हम ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ वर्क कॉस्ट. इस क्वेश्चन में हमारा वर्क कॉस्ट कितना है? 143.75 इंटू 10%. तो आपका कितना आ गया? 14.38. 14.375 भी लिख सकते हो या 38 लिख दो. दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, कुछ भी लिख सकते हैं. तो इसको ऐड किया 14.158.13.
158.13। तो ये होगी हमारी बी रिक्वायरमेंट जो हमें पूछा गया था। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो तो बी रिक्वायरमेंट के में क्या पूछा था, कैलकुलेट रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग 2022 एक्चुअल फिगर एज बेसिस। सी पॉइंट में क्या है कि एड 20% ऑन टोटल कॉस्ट डिटरमिन सेलिंग प्राइसेस। अब सी पॉइंट करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब। टोटल कॉस्ट कितना है हमारा, टोटल कॉस्ट है 158.13। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट जो कि उसने बोला है कि 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो 158.13 का 20% आप ऐड कर दीजिए, 31.626। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब प्लस 158.13। तो ये आ गया हमारा 189.756। राइट, ये थी हमारी सी रिक्वायरमेंट। तो ये क्वेश्चन सिमिलर था, प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड ही था। राइट, इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने कॉस्ट शीट में भी किया था, याद हो आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है, एक बार और रिवीजन हो जाएगी इसकी। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने कॉस्ट शीट में भी किया था। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6। इन ए फैक्ट्री following the job costing method and abstract from work in process as on 30th September was prepared as under। ठीक है, उसने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया कि दिस इज द वर्क इन प्रोसेस, जब वर्क इन प्रोग्रेस। बट याद करो कि जब हमने कॉस्ट शीट में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन किया था ना, तो वहाँ पर हर जॉब का मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया था। ठीक है, उसने ये बोला था कि जो हमारा स्टॉक है 30 सितंबर को वो इतना है। तो वहाँ पर हमने मीन्स हमें डायरेक्टली नहीं बताया गया था कि इट इज़ फिनिश स्टॉक, इट इज़ लाइक ओपनिंग स्टॉक, कुछ नहीं बताया गया था, क्योंकि जो आपको अमाउंट दी गई थी वो मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स की अलग अलग दी गई थी। तो ये अज्यूम नहीं, मतलब कि ये क्लियर था कि जो भी आपको यहाँ पर स्टॉक दिया गया होगा वो वर्क इन प्रोग्रेस का ही होगा। इस क्वेश्चन में उसने क्लियर कट लिख दिया कि वर्क इन प्रोसेस का 30 सितंबर को जो है, मीन्स कोई काम स्टार्ट किया होगा, कोई जॉब्स आपने स्टार्ट की होंगी। ठीक है, आपका 30 सितंबर को अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया होगा। ठीक है, तो आपने वो वर्क इन जो भी प्रोग्रेस है वो रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके आगे अब आप काम करोगे, मटीरियल यूज्ड इन, अब अक्टूबर में आपने आगे काम स्टार्ट किया, इतना काम हो चुका है, मीन्स इतने एक्सपेंडिचर हो चुके हैं। अगर मुझे टोटल कॉस्ट किसी जॉब की निकालनी है तो जितना काम हो चुका है वो एक्सपेंडिचर, जितना और एक्सपेंडिचर होगा वो ऐड करके मैं टोटल कॉस्ट निकाल लूँगी किसी भी जॉब की। अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है एन abstract from the work in process as at 30th September was prepared as under। आपको 3 जॉब्स के बारे में बताया गया है। किन किन के बारे में? 115, 118 एंड 120। इस पर मटेरियल इतना लग चुका है, डायरेक्ट लेबर इतना लग चुका है, फैक्ट्री ओवरहेड से इतना लग चुका है। ठीक है, ये तीनों एक्सपेंडिचर, मीन्स अगर इन तीनों का टोटल कर दूं तो मुझे ये इतना पता चल जाएगा कि सितंबर तक इतना टोटल जो खर्चा है उसका हो चुका है। अब अक्टूबर में जितना खर्चा होगा वो हम ऐड करेंगे। मटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर वर एज फॉलो। कितना यूज हुआ है, हमें किस जॉब्स का निकालना, इन 3 जॉब्स का। तो जो भी आपको यहाँ पर मटेरियल यूज्ड हुआ होगा इन 3 जॉब्स के लिए उसको ही कंसीडर करना है। देखो 118 पर ये है मटेरियल रिक्विजिशन नंबर। आपने जब कह लो कि हमने मटेरियल कॉस्ट किया था उसका थ्योरी सुना होगा, तो वहाँ पर बताया हुआ है कि मटेरियल रिक्विजिशन नंबर क्या होता है। जब भी फैक्ट्री जो है वो मटेरियल मंगवाती है स्टोर
स्टोर से, तो स्टोर जो भी मटेरियल भेजता है फैक्ट्री को, वहाँ पर एक स्लिप होती है जिस पे लिखा होता है कि इस रिक्विजिशन नंबर के अगेंस्ट इस डिपार्टमेंट को मटेरियल भेजा गया है, तो वो है आपका मटेरियल रिक्विजिशन नंबर, राइट। तो 118 को 54 के अगेंस्ट इतना मटेरियल, इतनी कॉस्ट का मटेरियल भेजा गया, ठीक है। और फिर दोबारा से 55 MR के अगेंस्ट इस जॉब नंबर को इतना मटेरियल भेजा गया, फिर भेजा गया 56 MR के अगेंस्ट इतनी कॉस्ट का मटेरियल, फिर किसी 120 को भेजा गया, फिर 121, 124। अच्छा, ये जॉब्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें तो इन 3 जॉब्स के ऊपर ही काम करना होगा, ये वैसे ही आपको एक्स्ट्रा जॉब्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ए समरी ऑफ लेबर आवर्स डिप्लॉयड ड्यूरिंग अक्टूबर एज अंडर, अक्टूबर में कितने लेबर आवर्स लगे हैं उसके बारे में बताया हुआ है। हमारी कौन कौन सी जॉब है, 15, 18, 20। 15 पर जो लेबर आवर्स लगे, 2 शॉप्स मीन्स वो जो जॉब है ना वो 2 शॉप्स में से होके निकलती होगी। शॉप ए के लेबर आवर लगे 25, बी के लगे 25, और ऐसे ही जॉब 18 जो है उस पर शॉप ए ने 90 आवर्स काम किया और शॉप बी ने 30 आवर्स काम किया, और जो हमारी जॉब 120 है उस पर शॉप ए ने 75 आवर्स काम किया और शॉप बी ने 10 आवर्स काम किया। बाकी 21 का दिया हुआ है, 24 वो हमारे लिए कोई रेलिवेंस नहीं रखता, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट, फिर इनडायरेक्ट कुछ खर्चे दिए हुए हैं कि वेटिंग ऑफ मटेरियल के लिए इतना खर्चा हुआ, मशीन ब्रेकडाउन इतना खर्चा हुआ, आइडल टाइम, ओवर टाइम, मतलब ये तो सारे के सारे ओवरहेड्स हैं, ये सारे के सारे ओवरहेड्स हैं। मीन्स आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों इग्नोर करनी है वो बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये सारे के सारे ओवरहेड्स दिए हुए हैं, और ये ओवरहेड्स किस जॉब के साथ रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है, बस उसने इन्फॉर्मेशन दे दी यहाँ पर। अब किस जॉब के साथ रिलेटेड, किसके लिए आइडल टाइम था, किसका मशीन ब्रेकडाउन था, ये तो पूरे डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग बताया रखा है, ठीक है। ए शॉप क्रेडिट स्लिप वॉज इशूड इन अक्टूबर, कोई अक्टूबर में शॉप क्रेडिट स्लिप जो इशू हुई, द मटीरियल इशूड अंडर रिक्विजिशन नंबर 54 was returned back to store as being not suitable। अच्छा, रिक्विजिशन नंबर 54 के अगेंस्ट जो मटेरियल इशू हुआ था ना, तो वो एक क्रेडिट स्लिप मीन्स वापस आ गया वो मटेरियल, राइट, क्योंकि वो सूटेबल नहीं था। अब 54 के अगेंस्ट किसको इशू किया गया, किसको इशू किया गया, जॉब नंबर 118, इसको 300 रुपीज़ का जो है वो मटेरियल इशू किया गया, बट दैट इज़ नॉट सूटेबल, इसने वापस कर दिया, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अरे जो वापस हो गया वो जॉब पर उसका बर्डन थोड़ी डालेंगे, तो मीन्स ये मटेरियल रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये मटेरियल वापस हो गया है। ए मटेरियल ट्रांसफर नोट मीन्स अगर आप डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मीन्स दोबारा स्टोर्स को नहीं भेजते, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ही मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, वहाँ पर ट्रांसफ़र नोट बनता है। एक ट्रांसफ़र नोट बनाया गया, इशूड इन अक्टूबर, indicated that material issued under requisition number 55 for job 118 को जो requisition number 55 के against material issue किया गया था was directed to job 124। ओके, तो ये वाला जो requisition number था ना, जो ये मटेरियल था, ये इसने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी जॉब को, ठीक है। किस जॉब को ट्रांसफ़र किया है, 124 को, इसने ट्रांसफ़र कर दिया इसको 124। मीन्स ये वाला मटेरियल भी इस जॉब पर नहीं लगा क्योंकि इस मटेरियल का बर्डन किस पर जाएगा, 124 को। तो अल्टीमेटली जो 118 है उस पर तो अक्टूबर में इतना ही मटेरियल लगा होगा, ठीक है। इस लाइन से यही क्लियर है। द आर्ली रेट इन शॉप ए, जो शॉप ए है ना उसका आर्ली रेट जो है वो 3 है, वाइल एट शॉप बी आर्ली रेट कितना है, 2 है। मतलब जो आर्ली रेट है ना वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ध्यान दो, यहाँ आर्ली रेट्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं। द फैक्ट्री ओवरहेड्स इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सितंबर 115, 18 और 120। ओके, सितंबर में कहता है जैसे आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाई किया था ना, अक्टूबर में भी वैसे ही अप्लाई करना। अब देखना पड़ेगा सितंबर में कैसे अप्लाई किया था। You are asked to compute the factory cost of completed job of both the months। आपको both the months का जो है completed job उसका जो है वो क्या करना है, factory cost जो है वो compute करना है। In practice of the management to put 10% on factory cost to cover admin and selling overheads। ये प्रैक्टिस में है कि जितना भी आपका फैक्ट्री कॉस्ट आता है उसका 10% निकाल के आप ओवरहेड्स की रिकवरी भी करते हो। कौन से ओवरहेड्स, एडमिन एंड सेलिंग।
एंड इनवॉइस द जॉब टू द कस्टमर ऑन टोटल कॉस्ट। आप इनवॉइस कैसे कस्टमर को करते हो, जो भी आपका टोटल कॉस्ट होगा ना उस पर 20% आप प्रॉफिट ऐड करेंगे। बट वुड बी द इनवॉइस प्राइस ऑफ दीज। अच्छा, हमें इनवॉइस प्राइस निकालनी है। ओके, अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले इस लाइन का मतलब थोड़ा सा समझो। यहाँ पर ये वाला, द फैक्ट्री, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट सेम रेट एज इन सितंबर। जैसे सितंबर में अप्लाई किया गया, कहते हैं उसी सेम रेट पे अप्लाई करना। अब सितंबर में देखो कैसे अप्लाई किया गया। सितंबर में जॉब नंबर 115 पर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना लगा, 640, राइट। कितने जो लेबर है वो कितना है, 800। अब लेबर आर्स नहीं लेंगे। आर्स क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ए बी डिपार्टमेंट के रेट अलग अलग है, ठीक है। और हमें ये भी नहीं बताया गया कि ए बी डिपार्टमेंट जो है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ए बी डिपार्टमेंट के रेट अलग अलग है। और ये भी नहीं बताया गया कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो ए डिपार्टमेंट का कितना है, बी डिपार्टमेंट का कितना है। इसलिए लेबर आर पर डिपार्टमेंट निकालने का तो यहाँ चांस ही नहीं है। 2 रीजंस हैं। 1 रीज़न रेट अलग अलग है, सेकंड रीज़न दोनों डिपार्टमेंट्स के अलग अलग ओवरहेड्स नहीं हैं, और थर्ड उसने डायरेक्टली बोल दिया कि जैसे आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पर अप्लाई किया है उसी को ही बेसिस मानते हुए आपने अक्टूबर में अप्लाई करना है। अब यहाँ पर इफ़ नथिंग इज मैंशनड, जो ओवरहेड्स रिकवरी रेट है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है, अगर कुछ भी ना मेंशन हो। ये नोट में हम लिख देंगे क्वेश्चन में, इफ नथिंग इज मेंशन देन द बेसिस ऑफ ए ओवरहेड रिकवरी रेट इज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये नोट में लिखेंगे। तो आपने जो रिकवरी रेट है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे निकाल देना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने अक्टूबर का जो भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो चार्ज करना है। तो चलिए बनाते हैं। अच्छा, इसका क्या यूज़ है, ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये फालतू की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। ये आपको कोई डेटा दे रखा है तो इसको टोटली इग्नोर कर देना, इसका कोई वो नहीं है, रेलिवेंस नहीं है, इसको टोटली इग्नोर करना है, क्योंकि ये सारा कुछ ओवरहेड्स में इंक्लूड होगा और उसने डायरेक्टली बोल दिया कि जो सितंबर में ओवरहेड्स है उसके अकॉर्डिंग चार्ज कर लेना, फिर उसका कोई रेलिवेंस नहीं है हमारे पास। आइए करते हैं हम, ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सल्यूशन। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब। तो थोड़ा बड़ा यहाँ पर बनेगा क्योंकि काफ़ी सारे कह लो कि एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे, 15, 18 और 20, 3 जॉब्स के लिए बनाएंगे हम, ठीक है। और थोड़ा आप लॉन्ग टेबल बनाएंगे यहाँ पर। पर्टिकुलर्स, सबसे पहले जॉब 115, फिर जॉब 118, फिर जॉब 120 के बारे में। यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले डिटेल लिखो, सितंबर तक कितना खर्चा इन पर हो चुका है, कॉस्ट इन सितंबर। मटेरियल का कितना खर्चा हो चुका है, लेबर का कितना खर्चा हो चुका है, और ओवरहेड्स का कितना खर्चा हो चुका है। सबसे पहले 115 के बारे में लिखना है। देखो, अगर हम 115 की बात करें तो मटेरियल का खर्चा जो है वो 1325 हो चुका है, लेबर का खर्चा 800 हो चुका है, और फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा 640 हो चुका है। तो 1325, 800 एंड 640, ये किसका लिख दिया हमने, 115।
ऐसे ही आप लिखेंगे 118 का, इसका मटेरियल का खर्चा 8 10 500 400, 8 10 500 400। फिर उसके बाद 20, अरे ये क्या हो गया, 20 का 765 475 380, 765 475 380, राइट। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ सितंबर, इसको आप ए लिख दो, पूरा ए लिख दो। कितना है टोटल कॉस्ट हमारा, कैलकुलेट करो। तो ये आ जाएगा 2765, ये आ जाएगा 1710 और ये आ जाएगा 1620। तो हमने सितंबर का टोटल कॉस्ट निकाल दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे अक्टूबर का जितना और कॉस्ट हो रहा है। अब कॉस्ट ऑफ अक्टूबर जितना हो रहा है, फैक्ट्री के जो भी अदर खर्चे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर लिखोगे। मटेरियल कितना लग रहा है अक्टूबर में, देखो 115 पर मटेरियल कितना लग रहा है। अभी कहाँ से ऑन हो गया भाई, तो जा मटेरियल 115 पर तो कोई मटेरियल नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर कुछ गिवन ही नहीं है। सिर्फ किस पर लग रहा है, 118 पर लग रहा है और 120, 515 और 665। मटेरियल लग रहा है 515 और 665। यहाँ पर ना हैश डाल देना और नीचे आपने यहाँ पर लिखना है हैश डाल के कि जो मटेरियल नंबर 54 वो रिटर्न कर दिया था, वॉज रिटर्न टू शॉप, एंड जो MR नंबर जो भी आपके क्वेश्चन में लिखा है वो नीचे लिख देना, वॉज डायरेक्टेड टू जॉब नंबर 124। ठीक है, सो ओनली MR number 56 is taken for material used for job 118। ये नोट लिख देना, ठीक है, बिल्कुल एंड में जाके ये नोट लिख देना और इस पे हैश लगा देना। फिर उसके बाद लेबर कितना आपका आ रहा है। अब लेबर के लिए थोड़ा सा इधर आओ, लेबर के लिए देखो, लेबर के लिए उसने क्या बोला है, ध्यान से देखो। लेबर के लिए बोला है कि 115 पर 25 आवर्स लगते हैं शॉप ए के और शॉप बी के 25 लगते हैं। और यहाँ पर आपको पर आवर रेट भी दिया हुआ है, पर आवर रेट दिया हुआ है, शॉप ए का 3 दिया हुआ है और बी का 2। मतलब कि इसके टोटल लेबर कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसका 3 मल्टीप्लाई फिर 3 इसको 2 कर देंगे। ऐसे ही 118 के लिए इसको 3 इसको 2 से, और 120 के लिए इसको 3 और इसको 2 से। तो इन दोनों का प्लस कर दोगे तो 115 का लेबर कॉस्ट पता चल जाएगा, ये 118 का पता चल जाएगा, ये 120 का चल जाएगा। तो आइए लिखते हैं लेबर कॉस्ट। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 50 हो गया, वो 75 हो गया, 75 और 50 125, राइट। इसके हैं 90 आवर्स, 90 इंटू 3 प्लस डिपार्टमेंट बी के कितने हैं 30 आवर्स इंटू 2, राइट। तो ये आपका आ जाएगा टोटल 330। और लास्ट कौन सा डिपार्टमेंट है आपका, जॉब कौन सा है 120, 75 और 10, 75 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 245।
245। लेबर हमने ऐड कर दिया, लेबर कॉस्ट ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम ओवरहेड्स। ओवरहेड्स ऐड करेंगे। अब ओवरहेड्स के लिए आपको बेसिस निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है कि सितंबर में जैसे ऐड किया है वैसे ही आपने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं ओवरहेड्स। अब इसका रिकवरी रेट निकालते हैं। इसके लिए हम वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। आइए, वर्किंग नोट 1, रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड्स। अलग अलग डिपार्टमेंट का, सॉरी अलग अलग जॉब का, डिपार्टमेंट तो है ही नहीं। जॉब नंबर 115 का, 118 का, 120 का। और उसने बोला है कि आप प्रीवियस ईयर फिगर्स को लेके ही जैसे चार्ज किया उसको अकॉर्डिंग बनाना है। मैंने ये क्या ऑन कर दिया, ये मिल भी नहीं रहा मुझे यहाँ से। चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर कॉस्ट कितना, 800, 500, 475। तो हमने चार्ज कैसे करना है, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन लेबर कॉस्ट। यहाँ पर लिख दो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन लेबर कॉस्ट। नीचे नोट लिख देना, इफ नथिंग is mentioned then direct labor cost is best basis for absorption of overheads। ये नोट में लिख देना आप बस। अब आपने निकालना है परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन लेबर कॉस्ट। इसका 640 है और लेबर कॉस्ट कितना है 800 इंटू 100। इसका 400 है डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। और इसका 380 है डिवाइडेड बाय 475 इंटू 100। अब देखो, ठीक है, आपने 380 डिवाइडेड बाय 475, सबका परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज निकाल लो। आई थिंक सबका परसेंटेज 80% ही निकल रहा है। सबका परसेंटेज 80% ही निकल रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने निकाल लिया। रिकवरी रेट क्या होगा, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या कह रहा है, 80% ऑफ व्हाट, 80% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो 80% किसका, इसका 125 इंटू 80%, 330 इंटू 80% एंड 245 इंटू 80%। यहाँ ओवरहेड्स कितना आ गया आपका 100, ये 264 हो जाएगा। ये देखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 196, राइट। अब आप टोटल कॉस्ट ऑफ अक्टूबर देख लो। टोटल कॉस्ट ऑफ अक्टूबर, इसको बी लिख दो। तो कितना आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट ऑफ अक्टूबर, 125 और 100, ये तो आ गया आपका 225 और सब इसका नेक्स्ट जॉब का 515, 330 प्लस 264, ये आ जाएगा आपका 1109 और 665, 245, 196, ये आ जाएगा आपका 665 प्लस 245 प्लस 1106, ठीक है।
अब टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपका कितना बनेगा, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, अब यहाँ पर एक और बात बताऊँ, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आपका कितना बन जाएगा, ए प्लस बी। आप दूसरी तरह भी कर सकते थे, आप सितंबर कॉस्ट के सारे सितंबर के खर्चे लिखते, क्योंकि उसने बोला था कि टोटल कॉस्ट ऑफ सितंबर अक्टूबर बताओ, तो इसलिए मैंने इसके खर्चे को अलग लिखा, ठीक है, और इसके खर्चे को अलग लिखा। अगर वो ये ऐसा नहीं बताता, वो सीधा बताता कि टोटल कॉस्ट ऑफ अक्टूबर बताओ, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर ये पूरी कॉस्ट लिखते, उसमें ऐड कर देते जो भी आपका अक्टूबर का कॉस्ट था। जहाँ दूसरा मेथड क्या था कि आप जॉब कॉस्ट शीट बनाना शुरू करते, आप मटेरियल लेबर वगैरह सब लिखते, आप फैक्ट्री ओवरहेड्स जो भी है वो लिखते, उसमें ऐड कर देते वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है, जितना भी हमारा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होता है वो हम ऐड करते हैं ना कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर वो वर्क इन प्रोग्रेस अगर आप ऐड कर देते तब भी आपके पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता, लेकिन आप इसकी रिक्वायरमेंट को पढ़िए, वहाँ पर लिखा था कि टोटल कॉस्ट ऑफ सितंबर अक्टूबर बताए, तो पहले हमने सितंबर की सारी लिख दी, फिर अक्टूबर की सारी लिख दी, दोनों को प्लस करेंगे तभी तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी ना। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कॉस्ट शीट को देखो तो जितने भी वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे ही हम फैक्ट्री ओवरहेड से ऐड करते हैं तो तभी हम क्या कर देते हैं, ऐड जो भी हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आता है, ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और लेस क्या करते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वो तो है नहीं, ठीक है। ओपनिंग ऐड कर दो तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। अब ए प्लस बी दोनों को ऐड करो, मीन्स इसको और इसको दोनों को ऐड कर दो, 2765 प्लस 225 2990, ये आ जाएगा आपका 2819, इसको और इसको ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 1620 प्लस 1106 2726। तो यहाँ तक तो हमारा जो है वो कॉस्ट शीट बन गया। अब लेकिन उसने आगे भी दिया हुआ है, हम तो कस्टमर से कितना चार्ज करेंगे हमें तो वो निकालना है। इसमें हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड क्या करते हैं, जितने भी हमारे एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, क्या उसके बारे में आपको क्वेश्चन ने कुछ बताया? यहाँ पर देखिए उसने बताया है कि मैनेजमेंट पुट ए 10% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिन एंड सेलिंग, 10%, ठीक है, 10% किसका, फैक्ट्री कॉस्ट का, किसको रिकवर करने के लिए, एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स को। तो 10% ऑफ 2990, 10% ऑफ 2819 और 10% ऑफ 2726, इनका सभी का 10% आप इसमें ऐड कर दीजिए, ये हमारा कितना हो जाएगा 299 और ये हो जाएगा 281.9 और ये हो जाएगा 272.6। इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा आ गया 3289 और 2819 प्लस 281.9, 3110.90 और 2726 प्लस 272.60, ये आपका आ जाएगा 2998.60। ये आपकी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब उसने बताया है कि आपने प्रॉफिटेबिलिटी भी ऐड करनी है, तो ऐड प्रॉफिट, और वो टोटल कॉस्ट का ही बता रखा है, कितना, 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो उसको हम ऐड कर देंगे। हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है, यहाँ पर 20% ऑफ 3289, 20% ऑफ 3100.90
और 20% ऑफ 2998.60, बस ऐड कर दीजिए। जो भी आएगा आपके पास वो आपका इनवॉइस प्राइस होगा या जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा, वो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 3289 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये आ गया हमारा 657.80। 3100.90 का 20%, 620.18 और 2998 का 0.60 मल्टीप्लाई बाय 20%, 599.72। और सेलिंग प्राइस आप हर एक जॉब का निकाल लो, इसका आ जाएगा 3946.80 पॉइंट है ये, इसका आ जाएगा 3721.08 और इसका आ जाएगा 3598.32। दैट्स इट। बस उसने रिवाइज कॉस्ट शीट पूछा था, तो ये रिवाइज कॉस्ट शीट आपका ऐसे बन जाएगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर जॉब कॉस्टिंग। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, सारे ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इनको आप खुद भी प्रैक्टिस कर लेना एक बार। देखो आपको यहाँ पर जो है जॉब कॉस्टिंग में दिक्कत कहाँ पर होती है, आपके बेस लेने पे। मैं फिर भी सारे क्वेश्चन में मैंने जो बेस लिया है एक बार मैं उसको रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है? तो आप जो है थोड़ा अच्छी तरह से समझ जाओगे कि आपने बेस लेना क्या है। मैं दोबारा से सारे क्वेश्चंस का बेस बताती हूँ। अब दोबारा से समझते हैं हमने क्या क्या किया है, राइट? आओ दोबारा से समझते हैं, फिर आपको मैं इसका थ्योरी का कोई रिवीजन करवा रही, क्योंकि थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अलग से आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। लेकिन हमने जो भी किया है ना, अब ध्यान से सुनना, हम बेस कैसे लेते हैं। सिर्फ जॉब कॉस्टिंग में दिक्कत कहाँ आती है कि हमने बेस कैसे लेना है, वो क्वेश्चन में दिया होगा और वो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। आइए दोबारा से सारा मैं बताती हूँ, आपको ईजी लगेगा, डोंट वरी। इधर आओ, पहले ना क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़ो, हमने बेस कैसे लिया होगा उसको समझना है। आइए मैं दोबारा से ये सारा बता रही हूँ। मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया था, छोटा सा क्वेश्चन है, बट हमें कन्फ्यूज़न कहाँ आती है कि हमने बेस कैसे लेना है। जब आपने सारा कर लिया ना, अब आपको ईजी लगेगा। आइए दोबारा से मैं सारा क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि कहाँ से हमें बेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। देखो आज जूम मीटिंग में नहीं हो तो आंसर बहुत देर बाद आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 1, सभी मैं जॉब कॉस्टिंग के सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवा रही हूँ। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखो। कहता है कि एक न्यूली अपॉइंटेड, सारा नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ क्या क्या दिया हुआ है उसको मैं ध्यान से आपको बताऊंगी। इधर देखो एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, ठीक है? आपने किसी जॉब का ना वो देखा कि उन्होंने अपना जॉब के लिए जो प्राइस कोट किया है वो कैसे किया है, आपने ये सारा देखा। जैसे ही आपने देखा कि मटेरियल ठीक है और ओके वेजेस भी ठीक है, बट जो यहाँ पर जो उसने ओवरहेड्स है ना, वो सिंपल इसका 30% चार्ज कर दिया, 33%, विच इज़ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है वो कैसे आपको पता चल जाएगा? क्योंकि जो ये जॉब है ना वो 3 डिपार्टमेंट से होके निकल रही है। अब तीनों डिपार्टमेंट, इधर ध्यान दो, तीनों डिपार्टमेंट्स के आर्स अलग अलग हैं, आर्स अलग अलग हैं, बट तीनों डिपार्टमेंट का ना रेट सेम है, रेट सेम है। तो इट मीन्स के यहाँ पर ना आर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसको देख के ही पता चलता है कि आर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि एक किसी जॉब पर ए के 20 आवर्स लगते होंगे, किसी जॉब पर बी के 30 आवर्स लगते होंगे, और सभी डिपार्टमेंट का खर्चा तो अलग अलग होगा ना। तो क्योंकि यहाँ पर ये हमें समझ आता है कि जब जॉब आती है ना तो डिपार्टमेंट्स के जो आर्स है ना उनका कंजम्पशन होता है। तो प्रीडोमिनेंट फैक्टर यहाँ पर क्या है? आर्स हैं। और जब हमने ओवरहेड्स किया था हमने देखा था कि अगर रेट सेम हो, सभी डिपार्टमेंट्स का रेट अगर सेम हो, तो लेबर आर के अकॉर्डिंग आप क्या निकालना? आप रिकवरी रेट निकालना। अब उन नोट्स को देखो, यहाँ पर मैंने ये भी बताया कि अगर आर्स बेटा अलग अलग होते ना, ये रेट अलग अलग होता,
तो लेबर आवर मत लेते। क्यों? क्योंकि देखो 10 आवर्स के लिए 0.25 है, यहाँ पर हो सकता है कि 0.4 आवर्स के लिए वो उसको देता होगा 3 रुपीज़ पर आवर। फिर आपके लिए आर इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाता, फिर आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट होता कि ये डिपार्टमेंट टोटल वेजेस कितनी दे रहा है, टोटल वेजेस कितनी दे रहा है। क्योंकि क्योंकि वेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी डिपार्टमेंट के 4 आवर्स भी कंज्यूम करो तब भी 10, यहाँ पर देखो, समझो ये बात। देखो मैं चाहती तो सिंपली आपको बता देती कि आवर्स, यहाँ पर आवर्स लिखे ना तो आर्ली ले लेना, ठीक है। अगर आर नहीं लिखे तो वेजेस ले लेना। कॉन्सेप्ट को समझो कि क्यों आवर्स लेते हैं। यहाँ पर देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे पर समझ आ जाएगी। यहाँ पर एक 10 आवर्स हैं, अगर इसको 0.25 बच्चा अगर इसका रेट होता तो 10 आवर्स का खर्चा कितना आता, 25 रुपीज़, नॉट 25 रुपीज़ नहीं, 2.5 रुपीज़, ये आता 2.5 रुपीज़। बट मेरी बात सुनो, अगर इसके एक आवर के लिए 3 रुपीज़ देते तो कितना खर्चा आता, 12। आप सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है कि इसके 10 आवर भी यूज़ करो तब भी खर्चा कितना आ रहा है, 2.5। बट इसके 4 आवर्स भी यूज़ करो, खर्चा कितना आ रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, 12 आवर्स का। मतलब कि यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस किया जाता होगा। तो यहाँ पर लेबर का आर इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर लेबर की वेजेस इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना होगा तो आवर्स पे मत निकालना, वेजेस जो आपको लगे इम्पॉर्टेंट है तो उस पर निकालना। तो यहाँ पर अगर अलग अलग होता तो मैं वेजेस का बेसिस लेती, लेकिन अगर आपका आर्ली रेट सेम है फिर तो सबके लिए सेम ही दे रहे हो, फिर आवर्स के अकॉर्डिंग करो ना, फिर आप कैलकुलेशन आवर्स के अकॉर्डिंग करो। चलो इतना थोड़ा समझ आया होगा आपको, अदरवाइज आपको इतना टिपिकल तो पूछता नहीं है। सिंपल उसने आवर्स दिए हुए हैं और सेम रेट दिया हुआ है। प्राइम कॉस्ट, जैसे ही आपने इतना पढ़ा, आपने कहा कि ओवरहेड्स को 33% इसका आपने चार्ज किया, दैट इज टोटली रॉन्ग। हमें डिपार्टमेंट वाइज देखना पड़ेगा कि ओवरहेड्स कितने कितने हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस डेटा से मिलेगी। आपको बताया कि जो पिछले साल था ना, पिछले साल इस कंपनी के में जो मटेरियल यूज़ हुआ था 77,500 हुआ था। उन्होंने डायरेक्ट वेजेस इतनी दी थी और डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड्स इतने हुए थे, बी के इतने हुए थे, सी के इतने हुए थे, और सेलिंग कॉस्ट भी हुई थी। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट जो है वो तो सभी कह लो कि सभी जॉब्स के लिए सेम ही की जाती होगी, ये डिपार्टमेंट वाइज थोड़ी है। इसका तो वर्क कॉस्ट से परसेंटेज आप निकाल देना, ये तो सिंपल है। क्योंकि अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, ये जो कॉस्ट होती है ना, ये हमें बिफोर हैंड नहीं पता होती। मेरे पास जो जॉब आया उस पर कितना मटेरियल लगेगा मैं वो एस्टिमेट कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे वेजेस कितनी देनी पड़ेगी वो मैं एस्टिमेट कर सकती हूँ। लेकिन आज ही मुझे उस कस्टमर को कोटेशन देनी है, ये खर्चा मैं उससे कितना रिकवर करूँ, इसके लिए मुझे रिकवरी रेट ढूंढना पड़ेगा। अब कैसे है, ये तो पिछला डाटा है। मैंने देखा मेरे पास जॉब आई, मुझे ये पता चल गया कि उस पर मटेरियल इतने का लगेगा, वेजेस इतनी दूंगी, लेकिन मुझे ये खर्चे रिकवर करने हैं, ये खर्चे मैं कैसे रिकवर करूं। तो मैंने पीछे का डेटा देखा, जब डेटा देखा तो मुझे समझ आई कि जो मेरी फैक्ट्री में लगने वाले खर्चे हैं ना, हो जा भाई, जो मेरे फैक्ट्री में लगने वाले खर्चे हैं, डिपार्टमेंट ए का पूरा ओवरहेड्स का खर्चा आता है 2500 और डिपार्टमेंट बी का टोटल खर्चा आता है 4000 और सी का आता है 1000। देखो मैं जो रिकवरी रेट निकालूं तो माइट भी वो ठीक ना हो, वो तो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी बाद में देखेंगे, बट यहाँ से मुझे ये खर्चे पता चल गए। अब हर डिपार्टमेंट में क्या है, लेबर काम कर रही है और उसको वेजेस इतनी दी जा रही हैं। अब मेरे लिए वेजेस इंपॉर्टेंट हैं कि उस डिपार्टमेंट में लगने वाले आवर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये कहाँ से पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा। अरे वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो सबको सेम ही आवर्स रेट पर दे रहे हो, तो वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अलग अलग आवर्स काम कर रहा है तो आवर्स इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, मुझे बताओ, आप भी सुनो, क्योंकि आंसर आपका जल्दी नहीं आएगा तो मैं पूछ नहीं रही, आप भी सोचो ना कि पिछले साल ए डिपार्टमेंट में कितने आवर काम किया होगा कि उसका वेजेस आया 5000। पिछले साल ए डिपार्टमेंट में कितना काम किया होगा कि उसका वेजेस आया 5000।
तो 5000 वेजेस आप दे रहे हो जब आप एक एक आर के लिए 0.25 पैसा पे कर रहे हो। तो लास्ट ईयर डिपार्टमेंट ए में काम हुआ होगा 20,000 आवर्स, 20,000 आवर्स, और बी में कितने आवर्स काम हुआ होगा 6,000.25, 6,000 डिवाइडेड बाय 0.25, 24,000 आवर्स। और सी डिपार्टमेंट में कितना काम हुआ होगा 0.25, 16,000 आवर्स। अब आपको यहाँ पर कोई और बेसिस लग रहा है जिस बेसिस पे आप जो है ये ओवरहेड की रिकवरी करोगे? अब आपको तो सिर्फ ये वाला बेस्ट बेसिस लग रहा होगा। देखो, अगर डिपार्टमेंट ए का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा 2,500 आता है और डिपार्टमेंट में ए में 20,000 आवर्स काम हो रहा है, तो एक एक आवर के लिए जब भी कोई जॉब आएगी उससे एक एक आवर के लिए आप चार्ज कर लेना 2,500 डिवाइडेड बाय 20,000 आ जाए 0.125। अब जो कोई भी जॉब आएगी, ठीक है, डिपार्टमेंट ए के जितने आवर्स कंज्यूम करेगी ना उसके अकॉर्डिंग इतना चार्ज कर देना। ऐसे ही बी का निकाल लेना, ऐसे ही सी का निकाल देना, ऐसे ही बी का निकालना, ऐसे ही सी का। मेरे पास जॉब आई, मेरे पास ये वाली जॉब आई, ठीक है, मुझे पता चल गया मटेरियल इतना लगेगा, वेजेस इतना लगेगा, और मुझे ये भी पता है कि उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए, उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए ए डिपार्टमेंट के कितने आवर्स लगेंगे 10 आवर्स। और मुझे ये पता है कि डिपार्टमेंट ए का खर्चा टोटल होता है 2,500। अब इस जॉब से कितना रिकवर करूं, इस जॉब से कितना रिकवर करूं, जितने वो ए डिपार्टमेंट के आवर्स को यूज करेगा उसके अकॉर्डिंग 0.125 रिकवर करूंगी। तो मतलब इससे 0.125 रिकवर करूंगी। एंड इससे कितना रिकवर करूंगी आपने निकाला होगा, अब यहाँ नहीं है, मैं यहाँ से आंसर देख लेती हूँ। मतलब निकाल सकते हो ना कि कितने आवर्स है, कितने आवर्स है। तो आपने हर डिपार्टमेंट का रिकवरी रेट निकाल लिया। अब जो भी जॉब आएगी, जो भी जॉब, ये एक बार निकाल के रख लेना है। ये आपने, अरे यार, तो आपने एक बार रिकवरी रेट निकाल के रख लेना है। अब कोई भी जॉब आए, कोई भी जॉब आए, मान लो कोई और जॉब आई, उसमें उसने बोला कि मटेरियल लगता है 20 रुपीज़ का, वेजेस लगती हैं, वो बता दिया होगा कि मान लीजिए वेजेस कुछ एक्स अमाउंट, ए डिपार्टमेंट के 20 आवर्स लगे, इसके बी के लगे 3 आवर्स, सी के लगे 4 आवर्स। अरे जो भी आपने रिकवरी रेट एस्टैब्लिश किया होगा उसके अकॉर्डिंग इस जॉब से ओवरहेड चार्ज कर लेना, बस दैट्स इट, कुछ नहीं सोचना। और जब हमने प्रीवियस डेटा देखा ना, हमें ये पता लगा कि सेलिंग एक्सपेंसेस भी तो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अरे हर जॉब से चार्ज करेंगे, कस्टमर से चार्ज करेंगे, अपनी पॉकेट से थोड़ी देंगे। तो ये हर कस्टमर से कितना चार्ज करना है, तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है, आपको कुछ नहीं दिया ना तो इसको परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लो। अगर ऊपर कुछ एडमिन एक्सपेंसेस है ही नहीं तो वर्क कॉस्ट ही तो लेना पड़ेगा, वर्क कॉस्ट ले लो। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमने, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया होगा, अपना फर्स्ट क्वेश्चन किया होगा, तो हमने यहाँ 30% ऑफ वर्क कॉस्ट निकाला होगा, क्योंकि मेरे पास जो है और कोई एक्सपेंडिचर तो है ही नहीं, सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स है। यही मेरा वर्क कॉस्ट है, यही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो इसी का 30% फिर मैं सेलिंग एक्सपेंसेस के नाम से उस कस्टमर से चार्ज कर लूँगी, ठीक है, उस कस्टमर से चार्ज कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने जो कॉस्ट शीट बनाई होगी, जैसे ही आपने ये फैक्ट्री ओवरहेड्स उससे चार्ज किया, सेलिंग एक्सपेंसेस के नाम पर भी उससे कुछ लेना पड़ेगा। वो कितना है 30% ऑफ व्हाट, जो भी आपका वर्क कॉस्ट है उसके 6 रुपीज़, मीन्स इसका आपका इतना जो है वो बिल बन गया। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी वो आपको आती कितनी चार्ज करनी है, वो कोई यहाँ पर नहीं डिस्कशन का मामला है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन कैसे डिफरेंट था, आइए। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि कोई 100 यूनिट्स का वर्क ऑर्डर है। अब इसको कैसे सोचना था, हर क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा पहले फर्स्ट कर लिया ना, इससे रिलेटेड जो आज क्वेश्चन किया उसको भी साथ में ही डिस्कस कर लेती हूँ, सो दैट क्या है डिफिकल्टी ना हो। आज जो क्वेश्चन किया हमने, हाँ फोर्थ वाला क्वेश्चन निकालो, फोर्थ वाला क्वेश्चन निकालो जो आज ही किया है। फर्स्ट अगर आपको समझ आ गया तो फोर्थ वाला निकालो। फोर्थ वाला क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनना, रिलेट करना दोनों क्वेश्चंस को, कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज डिवाइडेड इनटू
3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए बी सी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. ऑल प्रोडक्शन इज अगेंस्ट स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर. स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर के लिए हम जो है यहाँ से जो भी है जॉब इन तीनों डिपार्टमेंट्स में जाता है. ऑल ऑर्डर्स आर डिसिमिलर एंड दे गो थ्रू ऑल दीज 3 डिपार्टमेंट्स. ये तो लिखा हुआ है, ऑब्वियसली तीनों डिपार्टमेंट की सर्विसेज लेता होगा. फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इधर देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द गिवन पीरियड, किसी पीरियड की दी हुई है. गिवन पीरियड मतलब पिछले साल की कोई दी होगी हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कि जो पूरी फैक्ट्री है ना उसमें मटेरियल कॉस्ट लगता है इतना, ठीक है. डायरेक्ट लेबर आपका लगता है इतना, और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं इतने. अब फर्स्ट क्वेश्चन के साथ थोड़ा रिलेट करो. उसमें जो प्रीवियस फिगर दी गई थी क्वेश्चन नंबर 1 में, वो ये वाली थी, ठीक है, वो ये दी थी. उसमें भी तो मटेरियल दिया था ना, वेजेस दिया हुआ था ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया था, वो उसमें सेलिंग कॉस्ट भी दिया था, बट इसमें नहीं दिया. अगर नहीं दिया तो हम सेलिंग कॉस्ट का परसेंटेज नहीं निकालेंगे. अल्टीमेटली उसमें भी प्रीवियस फिगर दिया है, मटेरियल दिया है, ये दिया है और ये दिया है. फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? मटेरियल दिया है. तीनों डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों का क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, और तीनों का फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया गया है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, वो दिया है. सेलिंग एक्सपेंसेस है नहीं, वो नहीं दिए होंगे. फिर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर ऑर्डर वाज डिटरमिन. फिर उसने खुद ही कि हमने कोई ऑर्डर आया उसका जो कॉस्ट है ना ऐसे निकाला. मटेरियल तो चलो डायरेक्टली पता चल जाता है. ए बी सी तीनों का यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कॉस्ट. क्या यहाँ पर बेटा आर्स दिए हुए हैं? आर्स तो मुझे दिए ही नहीं है. और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. अब फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट करो. फर्स्ट क्वेश्चन में जब वो ऑर्डर कॉस्ट बना रहा था तो उसने क्या किया था? उसने इसका 33% ऐड कर दिया था. वहाँ 33% दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया हुआ है? यहाँ पे तो सेम जॉब बना रखी है, उसने भी इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है. यहाँ कुछ लिखा नहीं है. अरे कुछ लिखा नहीं है तो भी तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि क्या किया होगा. देखो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट तो 1600 बन रही है, 1600 बन रही है. अब 1600 का कितना परसेंट वो तो नहीं है, बट इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसने सीधा 600 लिख दिया. अब इसको देख के आपको पता चलना चाहिए कि क्या गड़बड़ उसने की है. अगर आप इसको ध्यान से देखते ना तो जितना डायरेक्ट लेबर है उतना ही आपका इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है. यहाँ पर उसने कुछ 33% नहीं लिखा. ये आपको समझना पड़ेगा कि उसने ये इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे चार्ज किया. वो आपको यहाँ से पता चलेगा. जब आपने ये सारा देखा तो आपने देखा जितनी लेबर होती है उतना ही इनडायरेक्ट ओवरहेड्स होता है. ओके, इसका उसने 100%, ये 100% इसका कर दिया है, ये इसका 100% कर दिया है. क्या लिया उसने? ब्लैंकेट रेट ले लिया कि जितना लेबर कॉस्ट होगा ना, जितना लेबर कॉस्ट होगा किसी जॉब का, जितना लेबर कॉस्ट होगा उसका 100% वो उसको चार्ज कर देगा. उसने डिपार्टमेंट वाइज सोचा ही नहीं कि ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा. अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर जो है आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी दिया है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था. यहाँ पर डिपार्टमेंट ए को कितनी वेजेस दे रहे हैं, बी को कितनी दे रहे हैं, सी को कितनी दे रहे हैं, वो भी दिया है. बट आर्स नहीं है, बट आर्स गिवन नहीं है. तो क्यों सोचना है कि पर आर रिकवरी रेट कितना होगा जब आर्स ही नहीं गिवन है? छोड़ो ना, नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं. फिर हम बेसिस क्या मान लेंगे? जो हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा. अब यहाँ पर ए बी सी तीनों का लेबर कॉस्ट अलग अलग है, तीनों के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी अलग अलग हैं. आर्स हम निकाल नहीं सकते. और यहाँ से पता चलता है कि हर डिपार्टमेंट को अलग अलग कॉस्ट दे रहे हैं. एक जॉब हो रही है ना, इसके वेजेस अलग हैं, इसके वेजेस अलग हैं, इसके वेजेस अलग हैं. इट मीन्स कि यहाँ कोई स्किल्ड होगा, यहाँ कोई अनस्किल्ड है, तो लेबर कॉस्ट आपको बेसिस लेना है. तो ओवरहेड रिकवरी रेट के लिए आपने लेबर कॉस्ट, यहाँ आर की तो बात ही नहीं है तो उसको सोचना भी नहीं था. ठीक है, तो क्या लेना है यहाँ पर? आप जो ओवरहेड्स हो रहे हैं जैसे 20,000 ओवरहेड्स होते हैं, तो आप अपने जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट को कितना लेबर वेजेस दे रहे हो वो सोचना था. मैं मटेरियल क्यों नहीं सोचा आपने? बेटा मटेरियल इसलिए नहीं सोचा क्योंकि ना तो मटेरियल के बारे में उसने कुछ बोला,
और इवन जब उसने मैंने इन्फॉर्मेशन भी दी ना, वो कलेक्टिवली ले रही कि पूरा जो है 1,80,000 है, किसी डिपार्टमेंट ए में मटेरियल कितना, बी में कितना, सी में कितना, वो बताया मुझे, फिर मैं क्यों सोचूंगी उसके बारे में। मुझे सिर्फ ए बी सी डिपार्टमेंट के वेजेस बताए गए, जो मुझे बताए गए मैं उसी को तो लूंगी। क्योंकि यहाँ पर मैं आवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकती थी, तो मैंने क्या माना कि परसेंटेज ऑफ जो ओवरहेड होगा ऑन लेबर कॉस्ट वो ही आपका एप्रोप्रिएट बेसिस होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000, क्योंकि हर एक का परसेंटेज अलग अलग है। यहाँ पर जब आपने कैलकुलेट किया तो ये 50% आ रहा है, यहाँ पर जब आपने कैलकुलेट किया ये आपका कितना आ रहा है 100%, और यहाँ पर आपने जब कैलकुलेट किया होगा, अच्छा ये आया 200%, यहाँ पर 100%। और उसने क्या लिया था, उसने क्या किया था, उसने 100% ले लिया था। अरे जब ए डिपार्टमेंट में कोई जॉब आ जाती है ना, तो सिर्फ 50% ही जो है ओवरहेड का बर्डन उस पर आता है। इसमें जब जॉब जाती है तो उसका 200, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेबर को पैसा दे रहे हैं, इसलिए उस जॉब के लिए ये 200% ओवरहेड्स का बर्डन जाना चाहिए। तो दैट्स वाई ये अलग अलग परसेंटेज निकाली, क्योंकि यहाँ पर आर्स मुझे पता ही नहीं थे। ठीक है, ओवरहेड के लिए कोई रिकवरी रेट तो लेना पड़ेगा, जैसे आपने किया था मटीरियल, मशीन आर, लेबर आर, वर्क कॉस्ट, ये सब कुछ निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ यही थी, तो इसी को ही मैंने बेसिस ले लिया, इसी को ही मैंने बेसिस लेके इस क्वेश्चन को किया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो हम, जो आज, अरे फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लिखना पड़ेगा कि फॉल्ट कहाँ था, कि उसने जो है वो एक ब्लैंकेट रेट लिया हुआ था, जबकि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अलग अलग लेबर वेजेस दी जा रही थी। तो एप्रोप्रिएट बेसिस होता है परसेंटेज ऑफ ओवरहेड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर वो आपको कैलकुलेट कर लेना था। तो जैसे आप रिवाइज्ड कॉस्ट शीट बनाते हो, मटेरियल आपको दिया हो गया होगा, ये भी दिया गया होगा, आपको सिर्फ इसी पे काम करना था। और यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस थे ही नहीं, तो वो उसका पंगा था ही नहीं, बस सीधा सीधा आप इसको चार्ज करते तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब आ जाता। अब ये समझ में आया, ये बताओ। थोड़ा क्वेश्चन ये सारे करने हैं आपने खुद। नेक्स्ट चलती हूँ, नेक्स्ट, ये इससे रिलेटेड था। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन एक बार देखो। ये क्वेश्चन अब और अलग था। यहाँ पर क्या था कि कोई ऑर्डर आया हमारे पास 100 यूनिट्स। मेरे बच्चे, अगर मेरे पास ऑर्डर आएगा 100 यूनिट्स, राइट, और अगर मुझे पता है कि जब मैं 100 यूनिट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, राइट, तो 10% मेरा स्क्रैप हो जाता है। ठीक है, तो 10% अगर इसका स्क्रैप हो जाता है तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा यूनिट बनाने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा यूनिट्स का मटेरियल ही डालूंगी। मुझे पता है 10% मटेरियल तो स्क्रैप ही हो जाता है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, 10% से ज़्यादा का मटेरियल लूँगी। बस ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि 100 यूनिट्स का आपको ऑर्डर आया, तो जो भी खर्चे दिए होंगे ना, आप मान लेना वो सारे खर्चे जब आप ऐड करोगे और वो जो खर्चे टोटल करोगे तो वो खर्चे 100 यूनिट्स के ही होंगे, क्योंकि 100 यूनिट्स ही बन के निकलेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना था। इस लाइन को दोबारा से पढ़ोगे तो आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे कि 100 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी एज हैज़ टू पास थ्रू 4 डिफरेंट मशीन्स में से पास होता है, जिसका मशीन आर रेट्स आपको बताया गया है। पी का इतना, क्यू का इतना, आर का इतना, एस का इतना। यहाँ तो और भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको मशीन रेट दिया हुआ है। अब हर किसी भी जॉब के लिए इसके मशीन के कितने आवर्स लग रहे हैं, यही तो बेसिस होता। इसमें तो सोचना भी नहीं था, इसमें मशीन आर रेट डायरेक्टली दे दिया। किसी भी जॉब पर, किसी भी वर्क ऑर्डर पर जितने मशीन आवर्स लगते हम उसके अकॉर्डिंग चार्ज कर लेते। फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड, मटेरियल दिया है, वेजेस दिया, आप रिकॉर्ड कर लेते। और जो मशीन पी इंगेज्ड कितने आवर्स हुई, क्यू कितने आर हुई, आर कितनी हुई, एस, ये तो सीधा ओवरहेड के लिए चार्ज करते थे। हमें कुछ और दिया ही नहीं, सीधा दिया है, हमने वहाँ पर लिख देना था। आफ्टर द वर्क ऑर्डर हैज़ बीन कंप्लीटेड, मटीरियल वर्थ 400 जो वापस हो गया। जब भी आप कस्टमर से चार्ज करते हो ना, जितना उस पर कंजम्पशन हुआ है उसी का अमाउंट चार्ज करते हो। अगर आपने 8000 का मटेरियल मंगवाया था, 400 आपने अपने स्टोर को वापस कर दिया, तो इट मीन्स कस्टमर पर सिर्फ बर्डन डालोगे 7600 का, क्योंकि वो रिटर्न कर दिया आपने।
फिर ऑफिस ओवरहेड्स के लिए उसने बोला था कि 40% आप वर्क कॉस्ट का कर देते, तो सीधा ये वर्क कॉस्ट निकल जाती है आपकी। आप तीनों ऐड करते तो वर्क कॉस्ट निकल जाती, उसका 40% आप ऐड कर देते ऑफिस ओवरहेड्स। बट ऑन अकाउंट ऑफ राउंड राइज ऑन द कॉस्ट ऑफ एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स देयर हैज बीन 50% राइज। तो कोई बात नहीं, जो भी 40% आता ना उसका 150% कर देते, तो उतना टोटल अमाउंट बनता कि और भी राइज हो गया, वो 150% कर देते। Moreover, it is known as 10% of production will have to be scrapped are not being up to specification, 10% प्रोडक्शन स्क्रैप हो जाती है। तो जितना भी आपका टोटल बनता, राइट, उसका 10% निकाल देते वो स्क्रैप। वो क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये नॉर्मल स्क्रैप है, ये ऑलरेडी नोन है, तो नॉर्मल लॉस जो भी 10% आया उसकी कॉस्ट माइनस नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल लॉस का बर्डन भी हमारा कस्टमर ही बेयर करता है। तो 10% आप कैलकुलेट करके अगर कोई स्क्रैप वैल्यू ना होती, ठीक है, तो उसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करते। बट अगर इस 10% स्क्रैप की, जो ये 10% स्क्रैप हुआ, इसकी कोई वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू को अपने कॉस्ट में से माइनस कर दो। द सेल प्रोसीड्स ऑफ ए स्क्रैप इज 5%, 5% है। तो हमने कैसे किया होगा इसको, सेकंड क्वेश्चन को मटेरियल जितना यूज्ड हुआ वो लिखा, वेजेस लिखा, ये हमें सारा दिया हुआ था, रिकवरी रेट भी दिया हुआ था, तो मेरे पास वर्क कॉस्ट आ गया। फिर उसने बोला था कि हमारा 40% जो है वो वर्क कॉस्ट का ऑफिस ओवरहेड है, उसका 40% कर देते। फिर उसने कहा कि 50% राइज हो गया, तो मैंने उसका 150% कर दिया। तो ये जो भी हमारे पास आया यहाँ पर, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। अब इसमें अगर स्क्रैप की सेल हुई है तब भी माइनस करते, अदरवाइज माइनस करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आपका जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 10% स्क्रैप हो जाता है, वो 5% में सेल हो जाता है, वो अमाउंट माइनस कर देते, दिस इज़ योर टोटल कॉस्ट। बस ये था आपका इसका सेकंड का आंसर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने स्टार मार्क भी करवाया था आपको, राइट। तो स्क्रैप सिर्फ माइनस करते अगर कोई वैल्यू होती, फिर आपने जो भी प्रॉफिट ऐड करना वो आपको पता ही था। तो आपका सेलिंग प्राइस, और इसको 100 यूनिट से ही आपने डिवाइड करना, और एक एक यूनिट का प्राइस ये होगा, क्योंकि हमने वर्क ऑर्डर 100 यूनिट्स का है, तो ये 100 यूनिट्स का ही प्राइस होगा आपका। तो दिस इज़ योर सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड में क्या था, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन, द डेटा परटेनिंग टू हैवी इंजीनियरिंग और एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2022 के लिए मटेरियल दिया हुआ था, वेजेस दिया हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिन, फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रॉफिट, सब कुछ दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ, ठीक है। इट मीन्स ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो कॉस्ट शीट बना लेना था, प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग ऑल डिटेल्स। इसमें तो कोई वो नहीं था, ये फटाफट से आपकी कॉस्ट शीट बन जाती। फिर 21-22 की, राइट, द फैक्ट्री वॉज रिसीव्ड ए ऑर्डर। एक तो ना डेट्स का थोड़ा सा पंगा है यहाँ पर, ठीक है। ये 22-23 ये पिछले साल का दिया होता है, दिया था 22-23 में आपको कोई एक ऑर्डर आया, आपने कोई ऑर्डर रिसीव किया, ये एस्टिमेट किया कि उस पर डायरेक्ट मटेरियल तो इतना लगेगा, ठीक है, इतना लगेगा, ठीक है, लेबर कॉस्ट इतना लगेगा, वो तो पता ही होता है। बट वुड बी द प्राइस ऑफ वर्क ऑर्डर, इस वर्क ऑर्डर की प्राइस कितनी होगी अगर फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न द सेम रेट प्रॉफिट ऑन सेल्स, अगर सेम रेट प्रॉफिट ऑन सेल्स अर्न करना चाहती तो कोई बात नहीं, ये जो आपने कॉस्ट शीट बनाई होती, यहाँ पर जो भी सेलिंग प्राइस आपका निकलता, राइट, तो 6,09,000 डिवाइडेड बाय उस सेल्स से कर देते, आपको पता चल जाता कि आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या आता, वो कैलकुलेट कर देते, ठीक है। Assuming that the selling and distribution overhead has gone up by 15%, तो आपके जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं वो हो जाते 15% कहता बढ़ गए हैं, 15%। अब कैसे निकालते वो आगे लिखा होगा। द फैक्ट्री रिकवर्स, अब यहीं पर ही उसने खुद ही बता दिया कि वो ओवरहेड्स कैसे रिकवर करता है, तो यहाँ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी कि फैक्ट्री रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो कैसे रिकवर करता है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो आपका जो भी डायरेक्ट वेजेस था कितना था, 7,50,000, ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, 4,50,000। तो मीन्स वो कहता है, उसने सीधा ही बता दिया कि हम ऐसे रिकवर करते हैं, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, आप परसेंटेज निकाल देते हैं। यहाँ तो उसने सीधा सीधा दिया हुआ था। ऐसे ही एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को रिकवर करता है वर्क कॉस्ट पर, ठीक है। जो भी आपके सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस थे 5,25,000, ठीक है, उसको डिवाइड करते जो भी आपकी वर्क कॉस्ट आती, तो आपको परसेंटेज पता चल जाती, ठीक।
एंड बेस्ड ऑन द कॉस्ट रेट प्रेवेलेंट टू द प्रीवियस ईयर, और उसी रेट पर जितना परसेंटेज पिछले साल था उसी रेट पर ही आपने इस साल भी चार्ज करना था। तो यहाँ पर तो आपको ओवरहेड्स रेट्स दिए हुए थे, यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं, ये तो फिर आपका सिंपली हो जाता, ये इसमें कोई टफ नहीं था ना, ये वाला क्वेश्चन 3 में आपको सोचना ही नहीं था, जहाँ पर बेसिस उसने ऑलरेडी प्रोवाइड किए थे। फोर्थ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया। चलिए फिर हमने आज किया अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था कि शॉप फ्लोर है सुपरवाइजर ऑफ ए स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंटेड द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर द जॉब नंबर 555, ठीक है, डिटर्मिंग, हमने इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो है 250 पर आवर जो है सेम है, ठीक है, सबको आर्ली रेट जो है वो सेम ही दे रहे हैं। डिपार्टमेंट एक्स में इतने आवर्स, वाई में इतने आवर्स, जेड में इतने आवर्स, ठीक है, और ये चार्ज करता है 1/3 ऑफ इसका। और पिछले साल का आपको पूरा कॉस्ट शीट भी दिया हुआ है, पिछले साल के पूरा कॉस्ट शीट जब आपको दिया है और आपको ये भी बताया हुआ है। अब आप मुझे बताना, ये देखो सभी डिपार्टमेंट्स के क्या बताए हुए हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के क्या बताए हुए, ओवरहेड्स बताए हुए हैं। अब यहाँ से देख के मुझे बताओ, आर्ली रेट तो सेम है, सभी डिपार्टमेंट के 8 आवर्स, वाई के 6 आवर्स, जेड के 4 आवर्स लगते हैं, और सभी डिपार्टमेंट को वेजेस कितनी दे रहे हैं, इतनी। ये सिमिलर नहीं है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अभी किया हमने, ठीक है, आवर्स दिए हुए हैं, रेट सेम है। अगर रेट सेम है तो हम ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे बच्चे, ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे, पर आवर, सिमिलर था। अब देखो अभी किया हमने ये क्वेश्चन, रेट सेम है, आपने देख लिया कि लास्ट ईयर हम इतनी वेजेस दे रहे हैं, ठीक है, और दोनों सभी का रेट सेम है, तो अल्टीमेटली जो लास्ट ईयर जितने आवर्स काम किए होंगे कितने होंगे, एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे कितने हैं लास्ट ईयर, अगर इतनी वेजेस दी, एक आवर के लिए हम 2.50 है, तो लास्ट ईयर इस यहाँ पर 4000 काम हुआ होगा, यहाँ पर 48, यहाँ पर 32, और हर एक डिपार्टमेंट के जो आर ओवरहेड्स थे वो इतने थे, तो एवरी आवर से हम हर कस्टमर से इतना चार्ज करेंगे। ये सिंपल था, वैसा ही था क्वेश्चन जो पीछे किया, आर रेट सेम था, तो इट मीन्स मेरे लिए आर जो है वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पर हम आर्स को बेसिस मान लेते। दिस इज द सिमिलर क्वेश्चन, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम थी, ये वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? अब आपका लास्ट क्वेश्चन 6th वाला इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क करवाया है, आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखेंगे। अब इसमें क्या दिया हुआ था समझो, इसमें भी आपको फैक्ट्री में जॉब कॉस्टिंग मेथड यूज होता है। एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब पिछले मंथ में कोई काम हो रहा होगा उसका पूरा एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि कितना काम हो चुका है, इस पर मटेरियल इतना लग चुका है, डायरेक्ट लेबर इतना लग चुका है, और फैक्ट्री इतना लग चुका है। अगर टोटल सितंबर का खर्चा मुझे 115 जॉब का निकालना हो, तीनों को प्लस कर दो, ये टोटल खर्चा आ जाएगा कि सितंबर में कितना खर्चा हो गया मेरा 115 पर। अगर मुझे पूछा है कि टोटल सितंबर में 118 पे कितना खर्चा हो चुका है, तो तीनों को प्लस कर देते, ये आ जाता, इस तीनों को प्लस कर देते तो ये आ जाता। ये पीछे का मुझे डेटा दिया हुआ है कि इतना खर्चा हो गया है, मतलब पीछे उसने फैक्ट्री ओवरहेड्स भी इस जॉब को चार्ज किए हुए हैं, ये वाला सारा दिया हुआ है। फिर उसने कहा कि अक्टूबर में हमने और काम किया। अब अक्टूबर में जो मटेरियल लगा है हर जॉब को वो ये लगा है, सारा बताया हुआ है, और इसके बारे में बता दिया था कि ये वाला मटेरियल वापस कर दिया, ये दूसरी जॉब को चला गया, तो इट मीन्स कि 118 को सिर्फ इतना ही मटेरियल लगा, और जो मेरा 120 उसको इतना मटेरियल है। 115 के बारे में तो बताया नहीं, ये जो दोनों जॉब्स कंसीडर नहीं करनी, क्योंकि हमें सिर्फ इन 3 जॉब्स के बारे में पूछा गया था, ये वैसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। फिर उसने बताया कि लेबर आवर्स जो लगते हैं ड्यूरिंग द अक्टूबर पीरियड, वो ये जॉब्स हैं, ठीक है, शॉप ए के इतने लगते हैं, शॉप बी के इतने लगते हैं, 18 को इतने लगते हैं, इसको इतने लगते हैं, और जो इधर देखो तुम, और यहाँ पर ये भी बताया है कि शॉप ए का जो, यहाँ देखो, अरे यार आजा, ये देखो कि शॉप ए के जो लेबर आ रहे हैं ना, उनको एक आवर के लिए 3 रुपीज़ दिया जाता है, उसको एक आवर के लिए 2 रुपीज़। अब लेबर आवर्स के रेट अलग अलग हैं, जब रेट अलग अलग होते हैं, क्या आर्ली बेस्ड हम लेते हैं, आर को हम बेसिस बनाते हैं?
जब आर्ली रेट अलग अलग होते हैं तो कभी भी हम आर को बेसिस तो बनाते नहीं, फिर हम किसको बनाते हैं, वेजेस को बेसिस बनाते हैं। मतलब यहाँ पर तो वैसे ही हमें वेजेस ही लेना पड़ता क्योंकि आर्ली रेट ही अलग अलग था। इतना तो अभी तक हमने ओवरहेड्स में भी पढ़ लिया है, आर्ली रेट अलग अलग होता है तो वेजेस ही बेसिस होता है। तो मीन्स यहाँ पर ओवरहेड का रिकवरी रेट वेजेस होगा। पर अभी नहीं सोचना, कुछ उसने बोला होगा आगे कि वो कैसे कर रहा है रिकवरी, ठीक है। तो उसने ये बोला है कि जो आर्ली रेट है डिपार्टमेंट शॉप ए का वो 3 है, इसका 2 है। फैक्ट्री ओवरहेड, ये लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। ये लाइन जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना वो अप्लाइड करोगे सेम रेट जैसे सितंबर में किया गया है। तो सितंबर में देखो उसने कैसे अप्लाई किया है, सितंबर में उसने कैसे अप्लाई किया है 640 किसका, इसका 800 आर्ली रेट नहीं होगा बच्चे, क्योंकि आर्स का रेट अलग अलग है। ना ही हमें ये बताया कि ए डिपार्टमेंट के कितने आर लगे, बी डिपार्टमेंट के। अगर हमें ए और बी शॉप के अलग अलग आर ही नहीं बताए हुए तो इट मीन्स इन्होंने जो फैक्ट्री ओवरहेड्स लगाया होगा ना वो किसका लगाया होगा, वेजेस का ही लगाया होगा। तो यहाँ पर इसको हमने 640 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100 ये हमने यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करना था। कुछ भी ना दिया हो, मैं आपको फिर दोबारा से बोल रही हूँ, कुछ भी ना दिया हो तो लेबर आर्स और हमारा वेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजेस ही हमारा बेस होता है। यहाँ तो वैसे भी मुझे पता चल गया कि वेजेस ही बेस होगा क्योंकि आपका शॉप ए और बी के आर्ली रेट भी अलग अलग थे, इसलिए मेरा वेजेस ही बेस होगा। और उसने बोला कि जो पिछले सितंबर में जैसे हमने ओवरहेड चार्ज किया आप वैसे ही चार्ज करना। तो 640 को 800 के बेसिस पे, 400 को 500 के बेसिस पे, 380 को 470 के बेसिस पे, बस इसका परसेंटेज निकाल देते। बाकी तो सब कुछ दिया हुआ है कि इस पर मटेरियल कितना लगा, इस पर वेजेस कितना लगा। आइए एक बार फिर चेक करते हैं 6th क्वेश्चन को। ये पूरा सितंबर का कॉस्ट निकाल लिया था। अक्टूबर में मटेरियल कितना लगा वो हमने सारा लिख लिया कि हमारा अक्टूबर में जो है यहाँ पर अक्टूबर में मटेरियल कितना लगा। फिर मेरा वेजेस कितना लगा, क्योंकि इसको जो है 25 शॉप ए के आर्स लगे, 25 शॉप बी के आर्स लगे। ए का जो रेट है वो 3 रुपीज़ है और बी का रेट है 2 रुपीज़, तो टोटल इसके वेजेस इतने आ गए। इस वाली जॉब को शॉप ए के 90 आवर्स लगे और शॉप बी के 30, और इसको 3 रुपीज़ और इसका वेजेस, ये सबका वेजेस निकाल लिया। और हमने जो अपना परसेंटेज बेसिस निकाला वो कहता पिछले सितंबर मंथ से निकालना, वो सारा बेसिस हमने निकाल लिया था। इट मीन्स कि जो भी मेरे वेजेस आते, जो भी मेरे यहाँ पर वेजेस आए हैं उनका 80% हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया किसके नाम पर, फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम पर। बस फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद एडमिन के लिए वो उसने हमें बोला ही था नीचे, उसके लिए सोचना है। एडमिन और सेलिंग के लिए नहीं सोचना पड़ता, वो देता ही है। एडमिन उसने बोला था कि 10% कर देना, और प्रॉफिट भी बोला था, ठीक है। तो ऐसे हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट जॉब कॉस्टिंग। बाकी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिवीजन में करेंगे। चलो ओके, बाय बच्चा।